नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूँ मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी, जिसका शीर्षक है अबूझी व्यथा। मनीषा रसोई में जाकर झूठ ही बर्तनों डिब्बों को इधर उधर करने लगती है। इस समय वास्तव में उसे रसोई में कुछ भी काम नहीं है, पर वह अपने को व्यस्त दिखाने का नाटक कर रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है कि जहां उसके पति उसका अधिक से अधिक सानिध्य चाहते हैं, वह उतना ही उनसे दूर भागती है। उसे लगता है कि यदि वह उनके आग्रह पर रुक गई तो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। अब इस समय भी तो यही हुआ। उसके पति अनुराग वर्मा ने उससे पास बैठने को कहा और वह काम का बहाना करके रसोई में चली गई। पीछे से उसे अनुराग का क्रोध मिश्रित स्वर में सुनाई दिया, तुम्हारे पास तो मेरे लिए कभी समय नहीं रहेगा। पर उसने उस स्वर की भी उपेक्षा कर दी। मनीषा की माँ भी उसे कितना समझा कर गई हैं। अब भैया जी को अपनी मुट्ठी में रखो। 10 साल से तो वैसे ही तूने सौत का कष्ट झेला। अब जब भगवान ने तुम्हारी सुन ली है तो भैया जी की उपेक्षा मत करो। अभी तो तुम्हारी परवाह कर रहे हैं, पर कितने दिन? पुरुष तो भौरा होता है। अगर वो किसी के प्रेम जाल में फंस गया तो तुम जीवन भर रोती ही रहोगी। मनीषा माँ की बातों पर अमल करना चाहती है, अपने मन को बार बार समझाती है, पर हठीला मन हर बार उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। सच ही तो कहती है माँ, 10 सालों तक निरंतर सौत का अभिशाप सहा है। मनीषा सोचती है, पर सौत शब्द क्या उसके लिए उचित लग रहा है जिसके लिए वह प्रयोग कर रही है? सौत तो वह होती है जो आकर पति के प्यार में हिस्सा बटाए। पर उसे पति का प्यार मिला ही कब था? वह तो संपूर्ण रूप में उसी का था। वह तो केवल समाज की निगाहों में पत्नी थी। उसे आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है जब पिता ने उसका विवाह निश्चित हो जाने की खुशखबरी उसकी माँ को दी थी। हालांकि माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि एक गांव की लड़की का विवाह कैसे एक डिग्री कॉलेज के लेक्चरर से तय हो गया था। माँ का मन बोलने लगा था कि दाल में कुछ काला जरूर है, मगर उसके पिता सारी बात जानते हुए भी बड़ी होशियारी से सारी बात छुपा गए थे। यह तो माँ को ही तिलक के 2-3 दिन पूर्व किसी से सूचना मिली कि लड़के का किसी पंजाबी लड़की से चक्कर है। किसी भी प्रकार से शादी ही नहीं कर रहा था। इतनी बदनामी हो गई थी कि अब कोई लड़की वाला उसके यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर भी नहीं जाता था। तब लड़के के पिता ने जाकर लड़की से मिन्नतें की कि वह लड़के की शादी के लिए समझाए, अन्यथा उनकी बेटियों का विवाह भी नहीं हो पाएगा। लड़की के समझाने पर ही लड़का किसी प्रकार शादी के लिए राजी हुआ है। यह सब सुनकर मनीषा के तो पांव तले धरती ही खिसक गई। उस व्यक्ति के जाने के बाद माँ ने पिता को खूब हाड़े हाथों लिया। पिता पहले तो शांति से सुनते रहे, फिर बोले, इसीलिए नहीं बताया था कि तुम लोग तिल का ताड़ बना दोगे। अरे जवानी है, कदम बहक गए होंगे। जब मनीषा पहुंचेगी तो अपने आप ही उसको भूल जाएगा। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अच्छा रिश्ता ठुकरा देता क्या? मनीषा आज भी नहीं समझ पाई है कि बात छोटी सी थी अथवा पिता उसकी गंभीरता को समझ नहीं पाए। पिता ने वर ढूंढने की तमाम परेशानियों से ऊबकर इस ओर से सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली। खैर, मनीषा के सपनों पर तो तुषारापात हो ही गया और विवाह की तमाम खूबसूरत कल्पनाएं उसमें बिखर कर रह गईं। पर उस समय उसमें इतना साहस न था कि वे विवाह को मना कर देती। प्रथम रात्रि को अनुराग ने मनीषा को बता दिया कि उसने विवाह घर वालों के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अमृता की कसम रखने की वजह से किया था। उसने मनीषा से साफ साफ यह भी कह दिया कि वह अमृता से विवाह तो न कर सका, पर ना तो वह उससे अलग रह पाएगा और ना ही उसे भूल पाएगा। मनीषा को ही उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। और इस प्रकार शुरू हुआ मनीषा का विवाहित जीवन। वैसे अमृता का भी अनुराग के जीवन में आना महज एक संयोग था। अनुराग अपने विश्वविद्यालय की पढ़ाई करने के लिए अमृता के घर में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। अमृता उससे 2 साल जूनियर थी। अमृता, उसके माता पिता, बस यही उनका परिवार था। पंजाबी थे वे लोग और शरणार्थी होकर इस शहर में आए थे। अमृता के पिता ने नीचे 5-6 कमरे बनवाकर विद्यार्थियों को किराए पर दे रखा था। ऊपर की मंजिल में वे लोग स्वयं रहते थे। उस बार छुट्टियों में सभी विद्यार्थी अपने अपने घर जा चुके थे। परीक्षाएं नजदीक थीं। अनुराग अधिक अच्छे ढंग से पढ़ाई करने के चक्कर में घर न गए थे कि अचानक अमृता के माता पिता का एक्सीडेंट हो गया। अकेली अमृता को लेकर अस्पताल का चक्कर, दवाइयों का इंतजाम, फिर उन दोनों की कुछ घंटों के अंतराल में मृत्यु। विक्षिप्त अमृता को संभालना, रिश्तेदारों को खबर करना, सभी जिम्मेदारी अनुराग के ही कंधों पर आ पड़ी थी। कोई अधिक रिश्तेदार भी तो न थे अमृता के, ले देकर एक दूर के रिश्ते के चाचा थे। आए और मातम कुर्सी करके चले गए। अमृता के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं। अब अमृता की जिम्मेदारी अपने आप ही अनुराग पर आ गई और वे दोनों कब प्रणय सूत्र में बंध गए, शायद वे लोग खुद समझ न पाए।
विवाह के लिए अमृता की ओर से कोई अड़चन न थी, पर अनुराग के घर वाले एक पंजाबी लड़की को अपनी बहू बनाने को तैयार न हुए। उधर अनुराग भी अपनी जिद पर अड़े थे। पढ़ने के बाद अनुराग वहीं के एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गए। अमृता को भी एक अन्य डिग्री कॉलेज में नौकरी मिल गई। अनुराग की जिद न टूटती देखकर अनुराग के घर वालों ने अमृता को सामाजिक परंपराओं की दुहाई देकर अनुराग को विवाह के लिए राजी करने को कहा। अनुराग राजी हो गए, पर ऊपरी मन से। वैसे मनीषा को अमृता से कोई शिकायत न थी। उसने हमेशा बड़ी बहन का ही व्यवहार किया। अनुराग को जबरदस्ती उसके पास भेजती, घूमने जाने का प्रोग्राम बनाकर स्वयं बहाना बनाकर न जाती। पर उसके इतने प्रयासों के बाद भी उसे कभी अनुराग का साथ अकेले न मिल पाता, क्योंकि अनुराग तो अमृता के रंग में इतने रंग चुके थे कि अमृता तो ना होने पर भी उनके साथ रहती और वह अवांछनीय व्यक्ति की तरह प्रत्यक्षता साथ खिसकती रहती। किसी भी प्रकार की प्रताड़ना और उपेक्षा न थी मनीषा को, पर उसे सब कुछ दया की भीख जैसा लगता। कहीं अधिकार बोध न लगता उसे, यहाँ तक अपूर्व का जन्म भी। अमृता जब हॉस्पिटल में अपूर्व को अनुराग के साथ देखने आई तो बोली, मनी, यह बेटा तुम मुझे दे दो, दोगी ना? उसके उत्तर देने से पहले ही अनुराग बोल उठे, ऐसा क्यों कहती हो? तुम ही तो इसकी असली माँ हो। तुम्हें प्रसव वेदना से बचाने के लिए ही मैंने उसे मनी के घर में रख दिया। अनुराग की बात सुनकर अमृता का चेहरा यह सोचकर कि मनीषा को यह बात कितनी बुरी लगी होगी, एकदम सफेद पड़ गया। और स्वयं मनीषा की तो यह स्थिति हो गई कि उसे नवजात शिशु अपना बेटा नहीं, एक लिजलिजा मांस पिंड प्रतीत होने लगा। यह तो मनीषा अपने भाग्य में लिखाकर लाई थी। मनीषा ने अपनी स्थिति से समझौता कर रखा था। समय बीतता रहा। अपूर्व के बाद असित का जन्म हुआ। दोनों बच्चे अमृता से बहुत घुले मिले थे। अमृता ने उनका पूरा उत्तरदायित्व ओढ़ रखा था। कभी कभी वह सोचती कि वह ज्यादा सौभाग्यशाली है कि अमृता। जब वह हर पहलू पर गंभीरता से विचार करती तब उसे अमृता पर बहुत तरस आता। सारे रिश्तेदार जहां उससे सहानुभूति रखते, वही अमृता को जली कटी सुनाते। समाज में उसकी कोई इज्जत न थी। लोग पीठ पीछे फप्तियां कसते। स्वयं बच्चे को जन्म देकर वह मां नहीं बन सकती थी और मनीषा के बच्चों से भी वह मां नहीं कहला सकती थी, क्योंकि समाज की निगाहों में वह कुंवारी थी। मनीषा को तो वह शापग्रस्त देवी लगती। क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? वरना दया, औदार्य, सहिष्णुता, सभी गुण तो उसने कूट कूट कर भरे थे। केवल उसके और अनुराग के संबंधों को चूंकि समाज ने मान्यता न दी, इसीलिए उसके सभी गुण अवगुण हो गए क्या? शायद समाज के इसी तिरस्कार से उसके शरीर को खोखला कर दिया था। और कब कैंसर के जीवाणु आकर उसके शरीर में प्रवेश कर गए, उसे पता न चल सका। डॉक्टर ने जब बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और वह चंद वर्षों की मेहमान है, तो अनुराग के साथ उसे भी गहरा सदमा पहुंचा। पर वह तो मुस्कुराती ही रही। ठीक ही तो है, मैंने तुम्हें और अनुराग को बहुत डिस्टर्ब किया, अब चलूं। और वास्तव में उसने जाने की जल्दी मचा दी। डॉक्टर के बताए चंद वर्ष महीनों में परिवर्तित हो गए। अनुराग तो जैसे एकदम पागल हो गए थे। अमृता की तीमारदारी में उन्हें किसी चीज की सुध-बुध न रहती। उन्होंने हर भगवान की मनौती मना डाली थी। नास्तिक अनुराग अचानक पक्के आस्तिक बन गए थे। पर वह गहरी वेदना में भी मुस्कुराती रहती। हाँ, कभी कभी अनुराग को परेशान देखकर विचलित हो जाती। मनीषा को बुलाकर कहती, मनी, अनुराग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लगता है वह मेरे बात संभल नहीं पाएंगे। यही दुख मुझे मृत्यु की शांति से प्रतीक्षा नहीं करने देता। प्लीज मनी, अनुराग को संभाल लेना। मनीषा उसे दिलासा भी नहीं दे पाती, फफक कर रो पड़ती। अभी 3 महीने पूर्व ही तो अमृता का पार्थिव शरीर इस आंगन में लाकर रखा गया था। दैवीय आभा से दीप्त उसका चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। चंद पड़ोसियों की उपस्थिति में उसके संस्कार की तैयारी हुई। मनीषा ने स्वयं उसे दुल्हन की तरह सजाया, अनुराग के हाथों सिंदूर भरवाया। जी तो वह सुहागन की तरह न सकी, पर मर तो सकती है। अब उसके और अनुराग के बीच समाज का क्या काम है? धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। अनुराग सामान्य ही न हो पा रहे थे। चुपचाप कमरे में बैठकर अमृता के साथ बिताए मधुर क्षणों को याद करते रहते। वह अनुराग को दिलासा देना चाहती थी, पर उसे लगता था कि दिलासा के शब्द ही नहीं है उसके पास। वह बाहर आकर खूब रो लेती। लोग कहते हैं कि वह उसके मार्ग का कंटक थी। उसकी मृत्यु के बाद सारे रिश्तेदारों के पत्र आ चुके हैं, जिसमें अमृता के लिए शोक कम और उसके लिए बधाइयां अधिक थी। पर उसे तो ऐसा न लगता। उसके बिना यह घर बड़ा सूना प्रतीत होता है। इस घर की प्रत्येक दीवारों पर उसकी अमिट छाप थी। उसे अनुराग पर बड़ा प्यार आता। अनुराग को इस प्रकार गम में घुलता उससे नहीं देखा जाता। वह अनुराग को फिर से प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, पर जो उसके साथ घटित हुआ उसके लिए वह बिल्कुल तैयार न थी।
तभी तो उस दिन रात्रि में अनुराग के अपनी ओर बढ़े हुए हाथ देखकर मनीषा चौंक पड़ी। कहीं उसने पढ़ा था कि पुरुष जब हताश निराश हो जाता है तो इसमें अपना संबल ढूंढता है। तथा दूर से आती अमृता की आवाज, मनी, अनुराग की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपे जा रही हूं, ने उसे अनुराग के बड़े हुए हाथों को खिसकाने से रोक दिया। अन्यथा अमृता की मृत्यु की वजह से उसकी मानसिक स्थिति ये सब झेलने की न थी। पर सुबह तो वह उस समय एकदम अचंभित रह गई जब वह अनुराग को चाय देने गई और अनुराग के होठों पर शरारती मुस्कुराहट देखी। वह उस स्थिति का सामना करने को तैयार न थी और वापस जाने को मुड़ी, पर अनुराग ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो? पर तुम्हारा शर्माना उचित ही है। कल हम लोगों के मिलन की प्रथम रात्रि ही तो थी। पहली बार मुझे पता चला कि तुम इतनी मादक हो। अनुराग की सारी बातें उसके कानों में गर्म शीशे से पिघलती रहीं। किसी प्रकार हाथ छुड़ाकर वह वहां से चली आई। बाहर आकर सोचने लगी, पुरुष के लिए प्यार का मतलब यही सुख होता है क्या? कैसे आसानी से अनुराग अमृता को भुला रहे हैं। यह सोचकर उसको झुंझलाहट सी महसूस होने लगी। तब से आज तक का समय है, अनुराग का दिन पर दिन बढ़ता उसके प्रति प्रणय निवेदन उसको बहुत विचलित कर देता है। वह अनुराग को झकझोर कर बीच बीच में अमृता का प्रसंग छेड़कर उसकी याद दिलाना चाहती है, पर अनुराग बड़ी आसानी से बात का रुख दूसरी ओर मोड़ देते हैं। एक दिन तो बोले, माँ सच कहती है, वह कोई जादूगरनी थी जिसने मुझे अपने गिरफ्त में ले रखा था। अमृता की यह उपेक्षा मनीषा को सहन नहीं होती। वह बहुत प्रकार से अपने को समझाती है कि पुरुष का स्वभाव ही ऐसा होता है। माँ की सीख पर ध्यान देकर सामान्य रहने का प्रयत्न करती है, पर अनुराग की पुकार से उसे चक्कर सा आने लगता है। उसके स्पर्श से बदन में हजारों कांटे उगाते हैं। वह अनुराग को कैसे समझाए कि यदि वे अपने पारों के देवदास बने रहते तो मनीषा उनकी पूजा करती और खुशी खुशी अपना सारा जीवन सौंप देती। पर अनुराग का अपने प्रति बढ़ता अनुराग उसे अंदर ही अंदर तोड़कर रख देता। अपनी अबूझी व्यथा वह किससे कहे? क्या कोई इसे समझ पाएगा भला? तो आप सुन रहे थे मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये एक शानदार कहानी, अबूझी व्यथा। धन्यवाद।